कि सपोज ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जस्ट ए सेकेंड 800 यूनिट्स 700 600 500 400 ये मेरे यूनिट्स हैं, ठीक है। मतलब मेरे पास हर समय मैक्सिमम 800 यूनिट रहते हैं, ठीक है, और घटते जाएंगे तो एक समय आएगा जीरो भी हो जाएंगे, लेकिन जीरो जनरली होते नहीं, क्योंकि हम जैसे ही स्टॉक हमारा कम होता है हम दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं फ्रेश डिलीवरी के लिए। अब रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल वो है जहां पर मुझे ये लगता है कि मुझे दोबारा से फ्रेश डिलीवरी के लिए ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। अब वो डिसाइड कैसे होगा, रीऑर्डर लेवल कैसे डिसाइड होगा कि कहां पर मेरी क्वांटिटी पहुंचे तो मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूं। यहां पर अपनी मर्जी नहीं चलेगी भाई मैं इस ऑर्डर पे इस लेवल पे पहुंचे या इस लेवल पे पहुंचे या इस लेवल पे, मर्जी नहीं। यहां पर कुछ कैलकुलेशन करके हमें वो ऑर्डर प्लेस करना है। तो रीऑर्डर लेवल वो होता है जहां पर हम फ्रेश सप्लाई के लिए, फ्रेश सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको हटा देता हूं मैं। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड, अब आप समझो ध्यान से ये है क्या। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो हमारे दिन की मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है, यानी एक दिन में हम 600 यूनिट्स को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी 600 यूनिट्स के रॉ मटेरियल हम कंज्यूम कर लेते हैं। और ये जो रीऑर्डर पीरियड है, लीड टाइम 10 से 15 दिन, यानी मटेरियल को अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करूं तो आने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा। तो इसमें जो 10 दिन हैं वो मिनिमम टाइम है, 15 दिन जो है वो मैक्सिमम टाइम है, और एक एवरेज टाइम होता है नॉर्मल, जो हो गया इन दोनों को डिवाइड करके, यानी 25 है तो 12.5 दिन, 12.5 13 दिन आप लगा के रखो, तो उसको हम एवरेज टाइम कहेंगे। तो मिनिमम मुझे 10 दिन लगेंगे मटेरियल आने में और मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। अब देखिए, अगर मेरी मैक्सिमम कंजप्शन पर डे 600 यूनिट है, इसका मतलब मैं इससे ऊपर कंज्यूम नहीं कर सकता। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरी कंजप्शन 600 यूनिट्स है पर डे, और मटेरियल को आने में मैक्सिमम मुझे कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा स्टॉक 9000 यूनिट पे पहुंचेगा तो मुझे एक नया फ्रेश सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस कर देना है, क्योंकि मटेरियल आने में कितने दिन का समय लगेगा, 15 दिन। तो अगर 600 दिन में डेली यूज करता हूं, इसका मतलब मेरे पास 9000 यूनिट होने चाहिए जब तक नया स्टॉक मेरे पास पहुंचेगा। तो इस लेवल को हम कहेंगे रीऑर्डर लेवल। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि सपोज करो कि 15,000 यूनिट, 12,000 यूनिट, 10,000, 9,000, 8,000 ये मेरे यूनिट्स हैं, 7,000, ठीक है, ये सब मेरे क्या हैं, यूनिट्स। तो अब मुझे पता चल गया कि यहां पर जब मेरे यूनिट्स 9000 पहुंचेंगे, यहां तक जब मेरे यूनिट यहां पहुंचेंगे तो मुझे नया ऑर्डर प्लेस कर देना है फ्रेश डिलीवरी के लिए, क्योंकि इसके बाद जो टाइम लगेगा उस टाइम तक काम चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास 9000 यूनिट हैं, तो मैं इजीली बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सकता हूं। तो एक ऐसा लेवल जो आपके लिए सेफ है, और एक ऐसा लेवल जिस लेवल पर जब आपका स्टॉक पहुंचे तो आप नया फ्रेश डिलीवरी के ऑर्डर जो है ऑर्डर कर दो, उसको हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। आई होप आपको ये समझ आ गया। तो 9000 यूनिट पे मुझे एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो फॉर्मूला आपका सामने, मैक्सिमम कंजप्शन जितना आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो, इसके ऊपर तो आप जा नहीं सकते, और मैक्सिमम टाइम भी 15 दिन से ऊपर लगेगा नहीं। तो इतने दिन का मटेरियल मेरे पास होना चाहिए ताकि मेरी प्रोडक्शन ना रुके। तो उस लेवल को हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। और मैंने आंसर निकाल भी दिया, तो उस हिसाब से आंसर इसका सी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। हमें मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है। हमारे पास एक ये डाटा दिया हुआ है, इससे हमें मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्या है मिनिमम स्टॉक लेवल? पहले तो इसका फॉर्मूला, मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस, इसमें से कर लेंगे हम नॉर्मल कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन इनटू
एवरेज टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीऑर्डर लेवल। देखिए हमारा रीऑर्डर लेवल जो अभी हमने निकाला भी इस क्वेश्चन में गिवन है 9000 यूनिट, यानी ये कौन से यूनिट्स हैं? ये वो यूनिट हैं जब मैंने नया ऑर्डर प्लेस किया था तो मेरे पास पहले से पड़े थे, इतने यूनिट मेरे पास थे ताकि मैं अपना काम चला सकूं जब तक नई डिलीवरी नहीं आती। तो 9000 यूनिट मेरे पास पड़े थे। जब तक मेरे पास नया स्टॉक आएगा, कितने दिन लगने थे? अभी हमने किया 15 दिन लगने थे। जब तक मेरे पास स्टॉक आएगा तो उस स्टॉक में से जो मेरे पास ये 9000 का स्टॉक पड़ा हुआ है अभी, इसमें से कुछ स्टॉक तो खत्म हो जाएगा क्योंकि आने में तो 15 दिन लगेंगे। तो नॉर्मल में देखिए एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है नॉर्मल। मिनिमम हो गया कम से कम मैं डेली कितने यूनिट्स बनाता हूं या मंथली कितने यूनिट्स बनाता हूं। मैक्सिमम हो गया ज्यादा से ज्यादा डेली या मंथली में कितने यूनिट्स यूज करता हूं। और एवरेज हो गया कि नॉर्मल डेज में मैं कितना, क्योंकि देखो जब आपके पास फेस्टिव सीजन होता है तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी पड़ती है क्योंकि डिमांड होती है। जब फेस्टिव सीजन नहीं होता तो एक मिनिमम प्रोडक्शन आप करनी पड़ती है, और जब नॉर्मल होता तो आपको एवरेज यानी नॉर्मल कंजप्शन करनी पड़ती है। तो रीऑर्डर लेवल मतलब 9000 स्टॉक मेरे पास था, लेकिन जब तक नया स्टॉक मेरे पास आएगा कुछ ना कुछ स्टॉक मेरा खत्म हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि नॉर्मल कंजप्शन जो है, मानना क्या है एक्चुअल में हम नॉर्मल ना तो मिनिमम लेते हैं ना मैक्सिमम लेते हैं, हम मान के चलते कि नॉर्मल कंजप्शन जो है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कितने यूनिट्स मेरे खत्म हो जाएंगे जब तक नया स्टॉक आएगा। तो नॉर्मल कंजप्शन हमने देखा कि 450 यूनिट है, और आने में वैसे उस क्वेश्चन में 15 दिन था, यहां पे मान लो 12 दिन है, 12 दिन स्टॉक के आने में लग जाएंगे। तो नॉर्मली मैं कितना यूनिट्स खत्म कर लूंगा, इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 450 इंटू 12 है ये, 450 इंटू 12, तो 9000 यूनिट्स मेरे पास पड़े थे। जब तक मेरे पास नया स्टॉक आएगा, अभी मैंने 12 दिन लिए हैं, तो तब तक 5400 यूनिट्स मेरे पास से खत्म हो चुके होंगे। तो 9000 में से 5400 यूनिट में यूज कर चुका हूंगा। इसका मतलब मेरे पास मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए? 3600 यूनिट्स। तो ये रहा आपका। आई होप आपको ये क्लियर है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि रीऑर्डर लेवल, जब मुझे नया स्टॉक, जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो मेरे पास 9000 यूनिट थे। जब तक वो ऑर्डर मेरे पास पहुंचेगा, आज तो आज पहुंचेगा नहीं, उसको लगेंगे 12-15 दिन, यहां पे 12 दिन मान के चल रहा हूं। तो 12 दिन में नॉर्मली मैं कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर लूंगा? अगर 450 यूनिट में रोज डेली यूज कर रहा हूं तो 12 दिन में मैं 5400 यूनिट्स यूज कर लूंगा, यानी 9000 में से 5400 यूनिट्स और कम हो जाएंगे। तो मेरा जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो कितना रह जाएगा? 3600 यूनिट, जो कि मेरा बी आंसर है। आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल? चलिए जी, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है फॉर्मूला इसका? इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। देखिए कोई भी चीज अगर आपको मैक्सिमम निकालनी है, जैसे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो मैक्सिमम में से हमें मिनिमम ही माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं मान लो मेरे पास 100 रुपए है, मैं चाहता हूं मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा बचे, मैक्सिमम पैसा बचे, तो मुझे मिनिमम से मिनिमम खर्चा ही करना पड़ेगा, तो ही मेरा मैक्सिमम निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर कहता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए? फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल। अब देखिए रीऑर्डर लेवल यानी हमने जब नया ऑर्डर प्लेस किया था तो हमने कितने यूनिट्स मंगवाए थे? किस लेवल पे हमने प्लेस किया था? 9000 यूनिट पे। यानी जब हमने नया ऑर्डर प्लेस किया तो हमारे पास 9000 यूनिट पहले से पड़े थे, प्लस हमने कितने और यूनिट मंगाए, वो यहां पर हमने देखा कि ये आ गए वो 9000 यूनिट जो हमारे पास पहले से पड़े हैं। जब तक नया ऑर्डर आएगा ये यूनिट पड़े हैं, और हमने और कितने मंगा लिए? 3000 यूनिट। तो हमने 3000 यूनिट और मंगवा लिए, ये पहले से पड़े थे, ये और मंगवा लिए, हो गए 12000। लेकिन बाय द टाइम ये जो ऑर्डर मेरे पास आएगा मैं कुछ ना कुछ यूज कर चुका हूंगा। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम बताने के लिए मुझे मिनिमम को माइनस करना पड़ेगा। तो बाय द टाइम ये यूनिट्स मेरे पास होंगे, पहुंचेंगे 12000, 9000 तो हैं, 3000 जब पहुंचेंगे तो उसमें से कुछ मैं यूज कर चुका हूंगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम निकालना तो मुझे मिनिमम माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर मिनिमम कंजप्शन जो पर डे है वो है 300, और मिनिमम टाइम कितना लगेगा आने में?
मान लेते हैं 10 दिन दिया हुआ है, मानना क्या है, दिया है, तो इसका मतलब 12,000 ये हो गया और 300 × 10 3,000 ये हो गया। इसका मतलब मेरे पास जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 9,000, जो कि इसका डी आंसर है। तो एक बार फिर समझा देता हूं, ये 9,000 वो यूनिट जो मेरे पास पड़े हुए हैं, ये 3,000 वो यूनिट जिसके लिए मैंने ऑर्डर प्लेस किया जो मेरे पास आ जाएंगे, यानी कुल मिला के 12,000 हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये 3,000 यूनिट मेरे पास आएंगे तो मैं कुछ ना कुछ यूज कर चुका हूँ मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम निकालना तो मिनिमम ही माइनस करना है, कुछ ना कुछ यूज कर चुका हूँ। कितने यूनिट यूज कर चुका हूँ, मिनिमम दिन के 300 यूनिट, और आने में अगर 10 टाइम लगते हैं, सॉरी 10 दिन लगते हैं, तो 3,000 यूनिट यूज कर चुका हूँ। तो मेरे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए, 9,000, जो कि इसका डी आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। A factory provides the following data for the month of March 2024. Identify the prime cost. देखिए, what is prime cost? प्राइम कॉस्ट का मतलब हो गया, प्राइम कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट आती है, एक आती है डायरेक्ट मटेरियल और एक आता है डायरेक्ट लेबर। इन दोनों को, इनफैक्ट इसके अलावा जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं, डायरेक्ट खर्चे जितने भी हैं, वो सारे प्राइम कॉस्ट के अंदर आते हैं। डायरेक्ट मटेरियल से मतलब मेरा कि वो मटेरियल जो पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट है, यानी फिनिश प्रोडक्ट का एक हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ये डिजिटल बोर्ड है, इस बोर्ड पे जो भी सामान लगा हुआ है पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट है। कोई फर्नीचर है, उसमें जो लकड़ी यूज की गई पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। देन डायरेक्ट लेबर मतलब जो लोग इसको बनाने में, इसको मैन्युफैक्चरिंग में, यानी अगर कोई फर्नीचर बन रहा है तो उसके लिए कारपेंटर है, तो कारपेंटर को जो हम पैसे देते हैं वो लेबर में आता है, वो डायरेक्ट लेबर हो गई। तो इन शॉर्ट जितने भी डायरेक्ट हमारे एक्सपेंस हैं, इसके अलावा भी जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो वो बन जाती है प्राइम कॉस्ट। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, तो मैंने कहा कि जितने डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, हमने डायरेक्ट मटेरियल कितने का कंज्यूम कर लिया, 2,40,000 का। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, मैंने कहा वेजेस जितनी भी डायरेक्ट हैं वो सारी आ जाएंगी, डायरेक्ट वेजेस वो आ गई 1,20,000। उसके बाद मैंने कहा इसके अलावा जितने डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ये देखिए आपके सामने, इसके अलावा कितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो भी इसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो बस फैक्टरी वर्ड्स इसके अंदर नहीं आते। तो प्राइम कॉस्ट निकालनी है, जितनी भी डायरेक्ट खर्चे हैं वो आप ऐड कर लो, आपकी प्राइम कॉस्ट निकल जाएगी। तो 4, 2, 6 और 3, 9, 2 और 1, 3, 3,90,000 ये मेरा आंसर है, और इसमें आंसर रहेगा आपका बी, 3,90,000। चलिए जी, अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट वर्क कॉस्ट। चलिए जी, वर्क कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्टशीट टॉपिक है। वर्क कॉस्ट, देखिए वर्क कॉस्ट कैसे निकालनी है आपको, सिंपल सा तरीका है। प्राइम कॉस्ट जब निकल गई उसके बाद वर्क कॉस्ट निकलती है, तो जो भी आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाए उसमें आपने ऐड कर लेनी है फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं वो आपने इसमें ऐड कर लेने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लेने हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास प्राइम कॉस्ट हम पहले निकाल चुके हैं, क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है 3,90,000 है, और इसके अंदर हमने फैक्ट्री के खर्चे ऐड कर देने, जहां जहां आपको फैक्ट्री दिख रहा है। फैक्ट्री रेंट, ठीक है, 24,000 ये वाला। फैक्ट्री का फ्यूल पावर ये भी ऐड कर लेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अब आप बोलोगे सर यहां पर तो फैक्ट्री नहीं लिखा, लेकिन प्लांट जो होता है जहां पर किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो आप सबको पता, ऑफिस के अंदर तो नहीं होता, फैक्ट्री के अंदर ही होता है, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस, 20,000। प्लस वर्क्स मैनेजर, वर्क्स मतलब फैक्ट्री का मैनेजर, ठीक है, जहां पे काम होता है, प्रोडक्शन का काम होता है, उसकी सैलरी 30,000। इन सबको अगर मैं ऐड कर लूंगा तो मेरी बन जाएगी वर्क कॉस्ट, या इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं एक बार। 3,90,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 प्लस लास्ट में इकट्ठा 50,000 कर लूं, 4,80,000, 4,80,000। तो ये है इसका आंसर, यानी बी, वर्क कॉस्ट इज 4,80,000। आई होप ये आपको क्लियर है। तो आई होप आप, आज मैं थोड़ा सा पीछे भी हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्क्रीन से पीछे रहूं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि सर आप सामने आ जाते हो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लेना है तो। चलिए बढ़े आगे।
कंप्यूट द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट एक्सेप्टेड इंक्लूसिव ऑफ ऑल इंसिडेंटल कॉस्ट। हमें मटेरियल कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए मटेरियल कॉस्ट निकालनी है तो सिंपल क्या करना है कि जितने भी एक्सपेंस आए हैं उन सबको ऐड करेंगे पहले। तो मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए हम सारे जो मटेरियल पे खर्चा आया है, इंसिडेंटल कॉस्ट मतलब उस मटेरियल से जुड़ी हुई कॉस्ट, तो उनको हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले परचेज प्राइस मटेरियल का, परचेज किया मटेरियल हमने कितने में, 1,20,000 में, ठीक है। उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो आप सबको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस कर लेते हैं। 1,20,000 की परचेज कॉस्ट थी, उसमें से 10% हमें डिस्काउंट मिल गया, यानी 12,000 डिस्काउंट मिल गया। तो नेट हमने जो पे किया वो 1,08,000 रुपये पे किया। और इंसिडेंटल चार्ज मैंने कहा मटेरियल की परचेज पे जो खर्च आया वो भी इसके साथ हमेशा ऐड होता है, तो ऐड कर लो इसमें इंपोर्ट चार्जेस 8,000, फिर इसमें फ्रेट ऐड कर लो 4,500, फिर इसमें इंश्योरेंस ऐड कर लो। तो मटेरियल पे जो भी खर्चा आया है आप उसमें ऐड कर लो। अब ऐड करने के बाद मैं इन सब का कर लूंगा टोटल। तो चलिए टोटल कर लेते हैं। तो 1,08,000 प्लस 8,000 प्लस 4, ये 6,000 कर लो ऐड, दोनों का टोटल करके ये टोटल कॉस्ट बन रही है 1,22,000। 1,22,000, ठीक है। ये बन रही है मेरी टोटल कॉस्ट। अच्छा, हमें तो निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट। यहां पे लिखा क्वांटिटी ऑर्डर्ड एंड रिसीव्ड 1000 यूनिट, नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट 5% रिसीव्ड क्वांटिटी। देखिए हमने जो क्वांटिटी ऑर्डर की थी, क्वांटिटी ऑर्डर्ड, हमने तो यूनिट कितने मंगवाए थे, 1000 यूनिट मंगवाए थे, जिसमें से आने में जब मटेरियल मेरे पास आ रहा है उसमें 5% जो है वो नॉर्मल लॉस हो जाता है ट्रांजिट में, यानी ये वेस्टेज हो जाती है। तो नॉर्मल लॉस को मैं कर लूंगा माइनस। 1000 यूनिट में से 5% का नॉर्मल लॉस है, मतलब 50 यूनिट का। इसका मतलब मेरे पास कितने यूनिट्स पहुंच रहे हैं, 950। तो मैं कॉस्ट भी जितने यूनिट्स मेरे पास पहुंचेंगे मैं कॉस्ट भी उतनी यूनिट्स की दिखाऊंगा। इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई, पर यूनिट कॉस्ट है भाई, देखो आपके पास टोटल कॉस्ट है 1,22,000 और इसको डिवाइड कर लेंगे हम 950 यूनिट की, तो हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट हमें मिल जाएगी। तो करके देख लेते हैं। तो 1,22,000 डिवाइडेड बाई 950, भाई ये बनती है 128.42 पैसा। तो यहां पर इसका आंसर रहेगा ए। आई होप ये क्लियर है। तो जो 50 यूनिट आपको रिसीव नहीं हुए वो आप माइनस कर लो, क्योंकि आपके पास जितने यूनिट रिसीव है वो 950 है, तो ये कॉस्ट भी 950 यूनिट की ही होगी। तो उसके साथ डिवाइड कर लिया 950 के साथ, तो हमारी कॉस्ट निकल गई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट मटेरियल यूसेज वेरिएंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट डाटा। हमारे पास कुछ डाटा है, हमें मटेरियल यूज वेरिएंस निकालना है। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस का मतलब क्या है, देखिए एक होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का मतलब, वेरिएंस का मतलब क्या है, सबसे पहले आप वेरिएंस का मतलब समझो। वेरिएंस का मतलब होता है चेंज। वेरिएंस का मतलब होता है, क्या मतलब है, चेंज। मटेरियल में चेंजेस। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैं कितना मटेरियल यूज करूंगा, इसका पहले एक एस्टिमेट लगाया जाता है जिसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कि किसी मटेरियल को यूज करने में मैंने एक आइडिया लगाया, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई, एक बजट बनाया कि मैं 200 यूनिट यूज करूंगा किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, 200 यूनिट यूज करूंगा। ये मेरा बजट है, ये मेरा एस्टिमेट है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। लेकिन क्या असल में ऐसा होता है कि अगर मैं जितना स्टैंडर्ड सेट करूं कि मैं 200 यूनिट ही यूज करूंगा, असल में उतना ही हो? नहीं, कभी भी एग्जैक्ट फिगर नहीं आती, आ भी सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली जनरली जितना स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं वैसा नहीं आता, उससे ऊपर या नीचे चला जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं 200 यूनिट यूज करूंगा किसी मटेरियल को बनाने के लिए। लेकिन अगर मान लो मैंने एक्चुअल क्वांटिटी जब मैंने बनाया तो उसमें एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई 250 यूनिट की, तो मैंने तो अंदाजा लगाया था 200 यूनिट, लेकिन यूज हुआ एक्चुअल में 250 यूनिट। इसका मतलब ये 50 यूनिट, इसी को हम क्या कहेंगे, वेरिएंस, यानी चेंज।
अब क्यों ये ज्यादा मटेरियल यूज हुआ, देखिए अगर मेरी उम्मीद से ज्यादा मटेरियल लग रहा है, 200 यूनिट मैंने सोचा था 250 लगा, इसका मतलब ये मेरे फेवर में नहीं है, इसको हम एडवर्स कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्स, की ये मेरे फेवर में नहीं है या अनफेवरेबल कहेंगे। अब वेरिएंस आया 50 यूनिट का, तो फिर उसको एनालाइज किया जाता है कि किस वजह से मटेरियल ज्यादा यूज हो रहा है, कहीं मिस यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा बाद में फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन वेरिएंस का मतलब चेंज, और किस चीज में चेंज, जो मैंने सोचा था, यानी जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था, जो मैंने बजट बनाया था और जो एक्चुअल में आया, उन दोनों में डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस यहां 50 यूनिट है। अब ये तो यूनिट है, इसका प्राइस भी निकालना है, ये तो यूनिट में आ गया, तो कितनी, मतलब रुपी टर्म में बात करें तो कितने का, उसके लिए हम प्रॉपर एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलिए, अगर आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये इसका फॉर्मूला है। अब व्हाट इज स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी मैंने आपको समझा दिया। स्टैंडर्ड प्राइस क्या, ये तो मैंने सोचा कि मैं 200 यूनिट यूज करूंगा, लेकिन उस मटेरियल को जो 200 यूनिट है मैं किस प्राइस पे खरीदूंगा, वो होता है स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस, मान लो मैं कहता हूं कि मैं 4 रुपए में खरीदूंगा इसको, मैंने एक बजट बना दिया कि ये मटेरियल 4 रुपए में खरीदूंगा, लेकिन एक्चुअल प्राइस हो सकता है मुझे इससे ज्यादा देना पड़ा हो, 4.5 रुपए देने पड़े हो, तो ये 50 पैसे एक्स्ट्रा जो दिए, इसको भी वेरिएंस कहेंगे। लेकिन ये रुपी टर्म में है कि मैंने 50 पैसे ज्यादा खर्च किए, उसको भी एनालाइज किया जाता है कि किस तरह से इसको कम किया जाए। तो दो चीजें हो गई, एक तो क्वांटिटी, एक प्राइस, दोनों में स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस वेरिएंस निकाला जाता है। अब इसका फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड प्राइस। अभी आप हमारे पास सामने जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 2000 यूनिट और एक्चुअल क्वांटिटी, यानी हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था 2000 यूनिट का था, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई, 2300 यूनिट, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, जो मैंने सोचा था 15 रुपए। तो स्टैंडर्ड प्राइस मैंने सोचा था 15 रुपए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज हुई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरी कितनी थी 2000, कि मैं 2000 यूनिट यूज करूंगा, लेकिन असल में यूनिट कितने यूज हुए 2300। तो 15 इंटू माइनस 300, 300 इंटू 15 करेंगे 4500, यानी ये अनफेवरेबल या एडवर्स है मेरे लिए, क्योंकि 2000 की जगह 2300 यूनिट यूज हुए, यानी 300 यूनिट ज्यादा यूज हुए, और उन 300 यूनिट की कॉस्ट मुझे पड़ी 4500 एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी, तो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, ये मेरे लिए क्या है, एडवर्स। फेवरेबल कब होता कि जब मैंने जितने यूनिट स्टैंडर्ड सेट किया था उससे कम यूनिट यूज होते, तो वो मेरे लिए फेवरेबल होता। तो अगर ये आंसर माइनस में आ जाए, माइनस में, इसका मतलब ये फेवरेबल नहीं है, ये एडवर्स है या फिर अनफेवरेबल है, तो उसके हिसाब से मेरा बी जो है आंसर सही है। ए फैक्ट्री यूसेज परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मेथड टू अब्सॉर्ब ओवरहेड्स। ए फैक्ट्री को जो है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मेथड को यूज कर रही है ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करने के लिए। कैलकुलेट ओवरहेड्स टू बी चार्ज टू जॉब नंबर 42। भाई बताओ जॉब नंबर 42 में कितने के ओवरहेड्स यूज किए जाएंगे। अच्छा, पहले मैं इसको फॉर्मूला लिख के बता दूं। देखिए यहां पर फॉर्मूला होता है एक, सेकेंड, फॉर्मूला होता है एक परसेंटेज ऑफ ओवरहेड टू प्राइम कॉस्ट, मतलब ओवरहेड अपॉन प्राइम कॉस्ट इनटू 100। ये एक फॉर्मूला होता है कि हमारी जो परसेंटेज है ओवरहेड्स की किस रेशो में यूज हो रही है। तो मैं जरा पहले करके दिखा दूं फिर आपको बताऊंगा। ओवरहेड्स आप देखो फैक्टर्स कितने हैं 4 लाख, और प्राइम कॉस्ट हमारी कितनी है 9 लाख इनटू 100। अगर परसेंटेज में बात करूं तो ये आता है 50%। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो हमारी प्राइम कॉस्ट जितनी भी होगी उसका 50% होंगे। अगर मेरी प्राइम कॉस्ट 200 है तो ओवरहेड्स कितने होंगे 100 होंगे, अगर 1000 है तो कितने होंगे 500। यानी हमारे ओवरहेड्स इन कंपैरिजन टू प्राइम कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्राइम कॉस्ट के कंपैरिजन में कितने हैं, तो वो 50% है। तो हमने दिखाया कि 50% जो है ओवरहेड्स होंगे हमारी प्राइम कॉस्ट का। अब अगर जॉब नंबर 42 की प्राइम कॉस्ट 18,000 है तो बताओ ओवरहेड्स कितने होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि जो ओवरहेड्स हैं प्राइम कॉस्ट का 50% है, तो जॉब नंबर 42 में हमारी प्राइम कॉस्ट अगर 18,000 है तो ओवरहेड्स कितने होंगे। तो क्या मैंने बोला कि ओवरहेड्स जो हैं
प्राइम कॉस्ट का 50% है, तो अगर हमारी प्राइम कॉस्ट 18,000 है तो इसका 50% ओवरहेड्स होंगे जो कि कितना होगा 9,000, बी इज द राइट आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन से भी हट जाता हूं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ए कॉन्ट्रैक्ट इज 30% कंप्लीट, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। 30% कंप्लीट है, नोशनल प्रॉफिट 6 लाख का है, कैश रिसीव 4.5 लाख, वर्क सर्टिफाइड 6 लाख, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बताओ जी कितना प्रॉफिट हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट है 30%, तो इसमें एक रूल होता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लेस देन 25% कंप्लीट है, 25% से कम कंप्लीट है, तो नो प्रॉफिट इज ट्रांसफर, कोई भी प्रॉफिट को हम ट्रांसफर नहीं करते। अगर 25% से लेकर 50% के बीच है तो हम 1/3 ऑफ प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, 1/3। और अगर 50% से लेकर 90% है तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। तो असल में ये जो फॉर्मूला है इस पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने परसेंट कंप्लीट है। अब इसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कितने परसेंट कंप्लीट है 30%, यानी ये इसमें आ रहा है। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है कि कितना प्रॉफिट में ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया जाएगा, तो वो फॉर्मूला होता है अगर 25 से 50% के बीच जो कि अभी दिख रहा है 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, एनपी मतलब नोशनल प्रॉफिट, इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये इसका फॉर्मूला है। 2/3 आप तब लगाओगे जब ये कॉन्ट्रैक्ट 50% से ज्यादा, इससे 51% इतना कंप्लीट होगा, तो यहां पर 2/3 आएगा, बाकी सारा सेम रहने वाला है। तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट आप यहां से देख लो कितने का है, 6 लाख का है, इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये वर्क सर्टिफाइड मतलब जिसको आर्किटेक्ट ने, जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ये जो टॉपिक है उसमें है ये कि जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कुछ काम कंप्लीट हो गया, तो जो एक आर्किटेक्ट है वो सर्टिफाइड करता है कि कितना काम जो है सही ढंग से कंप्लीट हुआ, जिसके अगेंस्ट की पेमेंट मिलती है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। तो यहां पे उसने सर्टिफाइड किया भाई 6 लाख का जो है वर्क सर्टिफाइड है, लेकिन पेमेंट हमेशा कम मिलती है, कैश मिला है 4.5 लाख। उसने कहा भाई 6 लाख तक का काम सही है लेकिन पेमेंट पूरी नहीं मिलती, पेमेंट मिलेगी उससे थोड़ी कम, यानी जैसे 4.5 लाख। तो वो जो 1.5 लाख नहीं मिला उसको हम रिटेंशन मनी कहते हैं, याद रखना। जो 1.5 लाख इन दोनों का डिफरेंस उसको नहीं मिला कॉन्ट्रैक्टर को, उसको रिटेंशन मनी कहते हैं, रिटेंशन मनी। यानी वो पैसा जो है रोक लिया जाता है कि कल को कोई ऐसा काम निकल आए जो गलत तरीके से हुआ तो उसको यूज किया जाता है, बाद में वापस कर दिया जाता है। तो कैश रिसीव्ड हमारा कितना है 4.5 लाख, आपने ये देखा यहां पर कैश रिसीव आपको दिया है, और वर्क सर्टिफाइड कितना था 6 लाख। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन में होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये आंसर हमारा आ रहा है 1 लाख, ये आंसर आ रहा है 1,50,000। तो सी इज द राइट आंसर ऑप्शन में। तो चलिए एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम प्रोसेस फर्स्ट डाटा बिलो कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। हमें कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकालना है। देखिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। मैं यहां पर 2 कॉलम बना लेता हूं, एक यूनिट का एक कॉस्ट का, ठीक है। देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले देखिए हमारे पास मटेरियल जो है, मटेरियल वो यूनिट्स की बात करें तो 1000 यूनिट है, और कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट उसकी 20,000 है। यूनिट 1000, उसकी कॉस्ट 20,000। लेबर की कॉस्ट दे रखी है कि लेबर हमें 8,000 में पड़ी। उसके बाद ओवरहेड्स, बाकी के खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो 4,000 हैं। इस तरह से टोटल मेरी जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 32,000, और यूनिट्स मेरे 1000 के 1000 ही हैं। अब इसने कहा नॉर्मल लॉस जो है यूनिट्स में वो 50 यूनिट का है। नॉर्मल लॉस क्योंकि ये यूनिट मेरे वेस्ट हो गए हैं तो इनको मैं माइनस कर लूंगा, 50 यूनिट मेरे वेस्ट हो गए हैं ये मैं माइनस कर लूंगा। लेकिन जो मेरी वेस्टेज हुई 50 यूनिट की वो एज ए स्क्रैप, मतलब आप समझो कूड़े के भाव में बिक भी रही है 5 रुपए पर यूनिट। तो ये जो 50 यूनिट थे
ये 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिके तो इसका मतलब 250 के बिके, तो मेरी कॉस्ट थोड़ी कम हो गई, यानी यूनिट्स बचे मेरे पास 950। और क्योंकि ये मैंने बेच दिया है, मेरी जो खर्चा आया था टोटल कॉस्ट उसमें से जो मैंने स्क्रैप बेचा है, नॉर्मल लॉस का जो था, जो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स थे उसको बेचा, 250 रुपया मेरे पास वहां से आ गया, तो मेरी कॉस्ट कम होके आ गई 31,750, यानी 31,750, 31,750 कॉस्ट है कितनी यूनिट्स की, 950 यूनिट्स की। तो मुझे एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। कैसे निकालूंगा, टोटल कॉस्ट आई 31,750 और कितनी यूनिट्स की आई है, 950 यूनिट की। जरा डिवाइड कर लेते हैं, हमारा आंसर हमें दिख जाएगा 31,750 डिवाइडेड बाय 950, तो ये आ रही है 33.42 रुपीज। और यहां पर अगर हम बात करें तो सी इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। एमसीक्यूज मैं कम करवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज हैं इनको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, सिर्फ आंसर नहीं दिखाना, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो इसलिए एमसीक्यूज मैं कम ले रहा हूं। आगे किस टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज चाहिए, इसी टॉपिक पे चाहिए, और कोई टॉपिक जो आपके दिमाग में है कमेंट सेक्शन में लिखो, और ये जरूर बताना कि कंटेंट कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसी थी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।